इस चीज का सबसे बड़ा है कि जैसे अपन टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं, अब चाहे वो कोई सी भी टेस्ट सीरीज हो, ये मैटर नहीं करता है कि फला चीज अच्छी है, फला चीजों को हमें अच्छा बनाना पड़ता है। जब हमारे सामने ये है कि ये सिलेबस है, ये पेपर है, ऐसा होगा, इससे बाहर कुछ नहीं जानना, करने वाले अपन है, अपने अलावा कोई दूसरा आ नहीं सकता। तो टेस्ट सीरीज भी जब देते हैं तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि टेस्ट रूम में नहीं देते, रूम पे देते हैं, एग्जाम हॉल में नहीं देते। ये वीक लोग सोचते हैं कि मेरा टाइम खराब होगा, कोचिंग में जाके दूंगा, जबकि मैं ये कहता हूँ कि अगर हम हॉल में बैठ के टेस्ट लिखते हैं तो जो एग्जाम हॉल का माहौल होता है वैसा ही माहौल मिलता है, और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये रूम पे कोई स्ट्रेस नहीं होता। आप हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित। स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। अभी हमारे साथ है राजस्थान के यंगेस्ट आरएस ऑफिसर मिस्टर ऋषिराज कपिल सर। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड सर कांग्रेचुलेशंस, आप सबसे यंगेस्ट आरएस ऑफिसर हैं। बिल्कुल सर, वंस अगेन थैंक्स सर। सो अब वीडियो में आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे पहले, सो प्लीज सर। जी सर, मेरा नाम ऋषिराज कपिल है और मैं विराटनगर जयपुर का निवासी हूँ। अभी हाल ही में जो आरएस का रिजल्ट आया है उसमें मेरी एससी कैटेगरी में 12वीं रैंक और ओवरऑल 534वीं रैंक के साथ मैं एसडीएम पद पर चयनित हुआ। सो आप राजस्थान के सबसे यंगेस्ट सिविल सर्वेंट है। जी सर। सो ये फीलिंग कैसी होती है कि फर्स्ट, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, है ना? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में और राजस्थान के सबसे यंगेस्ट, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था आपके पास, है ना? तो ये सब कैसा पॉसिबल हुआ और आपकी ये फीलिंग कैसी है कि सबसे यंग एज में आपका हो गया? सर जैसे कि मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, फीलिंग्स कैसी रही मेरी, तो सर जो भी कैंडिडेट होता है जो सिविल सेवा का ड्रीम देखता है, एक तो एक बिल्कुल सपना है, और पहले अटेम्प्ट में अपन इसको अचीव करते हैं तो एक तरीके से सपना सच होने जैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं अपन जो प्रेरणा लेते हैं अन्य लोगों से, उसको मद्देनजर रखते हुए और अपना जो गोल है, अपने जो सपने हैं, उनको हम दृष्टिगत रखते हुए मेहनत करते हैं ना, और उसके बाद जब ईमानदारी से हम मेहनत करें तो जो सपना सच हुआ वो एक तरीके से मेरे लिए गॉड गिफ्ट भी है और मेरी मेहनत का प्रतिफल भी है कि मुझे पहले अटेम्प्ट में मेरी जो सोचा था कि एसडीएम बनना है वो मैं बन गया। तो आपको कब लगा था कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए? जी सर, जब मैं 10th क्लास में उपखंड लेवल पर टॉपर था तो हमारे उपखंड स्तरीय जो प्रोग्राम होता है स्वतंत्रता दिवस का, जिसमें एसडीएम साहब और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं वो चीफ गेस्ट होते हैं। चीफ गेस्ट उन्होंने जब सम्मानित किया था तो ऐसे ही जब मेरे को अवार्ड दे रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि आप कैसे, क्या करना चाहते हो आगे, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो मैंने अनायास बचपन था उस टाइम, थोड़ा जानने लगे थे, तो मैंने कहा सर मेरे को भी आपके जैसा बनना है, ताकि आने वाले टाइम में मैं भी बच्चों को आपकी तरह, जहाँ पर आज आप खड़े हैं, कि भविष्य में मेरे को भी मौका मिले एज ए चीफ गेस्ट आने का। तो वहीं से मेरी एक तरीके से मोटिवेशनल शुरुआत हुई। ओके, और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपका सिलेक्शन हुआ? जी, जैसे मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे पिताजी शिक्षक है और माताजी गृहिणी है। गवर्नमेंट टीचर है? हाँ, पापा गवर्नमेंट टीचर है। साथ ही उनका भी मेरी सफलता में जो सबसे बड़ा क्रेडिट है कि उनको देखकर हम मोटिवेशन होता है, क्योंकि वो हमारे लिए दिन रात, गवर्नमेंट टीचर होने के बावजूद उनका एक पैशन है, जो गरीब बच्चे और अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको मेरे पापा स्कूल के अलावा घर पर फ्री निःशुल्क पढ़ाते हैं, ताकि वो स्कूल के बाद सुबह और शाम दोनों टाइम घर पे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन हमारे लिए इसलिए जुड़ा कि पापा गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद गरीब बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो प्रेरणा शुरू से ही थी कि हमें भी कुछ ऐसा करना है कि ताकि हम समाज में जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी हम सहायता कर सकते हैं। तो सिविल सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जिसके माध्यम से हम एक जो व्यक्ति है जिसके पास सुविधाओं की कमी है, हम उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन था। इसलिए इस सफलता का अगर सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो वो मेरे पापा को जाता है। उसके बाद मेरे जो अन्य परिवार वाले हैं, मेरे दोस्त लोग हैं और मेरे टीचर्स हैं, उन सबको जाता है। ओके, आपने और ये प्रिपरेशन आपने सेल्फ से की थी या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से की थी? सर मैंने सिविल सेवा की जो प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी थी तो पहले बेसिक रूप से हम सेल्फ ही स्टार्ट करते हैं। जब डिसाइड कर लिया कि अपने को सिविल सर्विसेज में जाना है तो उसके बाद धीरे धीरे मैं इनसे रूबरू होने लगा कि क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछते हैं, क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है। तो जब मैंने माइंड सेट बना लिया कि अपना सिविल सर्विस करना है तो कॉलेज के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा पढ़ना। फिर जैसे ही कॉलेज पूरी हुई और संयोग से आरएस 2021 की वैकेंसी उसी महीने आ गई एग्जाम होते ही, तो मेरे माइंड मैप था कि अपने को ऐसे करना है। एग्ज़ाम आया, मैंने उसका सिलेबस वगैरह देख के अपना डिसाइड कर रखा था।
तो उसकी प्रीलिम्स जो परीक्षा होती है उसके लिए मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करी थी, इसके लिए मैंने और कोई हेल्प नहीं ली। उसके बाद जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया था तो मैंने यहाँ जयपुर आके टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी थी और अपनी जो भी नए सब्जेक्ट्स थे उनको पढ़ने के लिए जो भी कमियां थी उनको दूर करी थी। उसके बाद सर मैं आप ओके, सो अब मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में, है ना। लाइक जर्नी होती है, लाइक स्कूलिंग के बारे में, आप कैसे स्टूडेंट थे, है ना, कि मतलब मिडिल थे या फिर थोड़े वीक थे, स्ट्रॉन्ग थे, कैसे थे, है ना। और फिर आपने कॉलेज में भी कैसे स्टूडेंट थे, ये नहीं कि आपने क्या किया है, आप कैसे स्टूडेंट थे। लाइक कॉलेज में आने के बाद कोई पढ़ता नहीं है, हाँ। तो वो चीज़ें, और फिर आपने आरएस की प्रिपरेशन की और ये पहले प्रयास में की है, तो एक बार इसको तो मतलब शॉर्ट वर्ड्स के अंदर वैसे आप बता दीजिए। वैसे ऑलमोस्ट आपने बता दिया है, हाँ। लेकिन आप शॉर्ट वर्ड्स के अंदर एक बार थोड़ा और। सर जैसे स्कूल लाइफ की बात करूँ मैं तो स्कूल में शुरुआती क्लास से गवर्नमेंट स्कूल से थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक। उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल में आ गया था। स्कूल में पढ़ने में मैं शुरू से ठीक था कि मेरी क्लास में हमेशा फर्स्ट रैंक रहती थी लगभग। परंतु स्कूल में साथ में सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, जैसे डिबेटिंग हो गई, स्पीच देना हो गया, एंकरिंग करना हो गया, तो कल्चरल इवेंट्स होते थे, स्पोर्ट्स होते थे, बेसिकली जो होते थे वो मैं खेलता था। उसके बाद मैंने 12th में साइंस स्ट्रीम रखा था सर, तो साइंस में मेरा इंटरेस्ट था। तो साइंस मेरी 12th लेवल भी काफ़ी अच्छी थी। जैसा कि मेरे 12th के साथ आईआईटी एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, परंतु सिविल सेवा में जाने की वजह से मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय चुना। मतलब आपने फिर जेडब्ल्यू में एंटर नहीं किया। काउंसलिंग मैंने नहीं करवाई, फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया। वहाँ पे सर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक्सपोजर, एक अच्छा एक्सपोजर हमें मिलता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर अपने देश के हर राज्य से और विदेशों से भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो एक्सपोजर मिलता है वहाँ चीज़ें सीखने को मिलती है सीखने को कि ज़्यादा कैसा मिलती कैसा है। कल्चर है, डाइवर्सिफिकेशन है। हम एक तरीके से अपने नेशन को और अपनी सोसाइटी को अच्छे से समझ सकते हैं कि एक ग्रामीण परिवेश से हम निकले हैं। और वहाँ जब अपन दिल्ली जैसी जगह पर जाके देखते हैं तो वहाँ एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम खुद को मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप गलत रास्ते में भी जा सकते हो हाँ। और अच्छे रास्ते में भी आ सकते हो। तो वो हमारे सामने दोनों रास्ते थे। तो उस दौरान एक तो दिमाग में अपना लक्ष्य था और दूसरा हमेशा अपने माता-पिता के बारे में सोचना कि वो क्या चाहते हैं। तो कहीं न कहीं हम उनके सपनों के लिए जब मेहनत करते हैं तो भगवान भी हमें साथ देता है। तो मैंने कॉलेज में भी जैसे क्लासें भी होती थी तो रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ मैं कॉलेज का, ऐसा नहीं रेगुलर जाते थे। रेगुलर में जाता था सर। और लैब्स वगैरह होती थी तो फिजिक्स ऑनर्स मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें मिस करने का मतलब है कि आप बहुत पीछे हो जाओगी। तो लैब्स वीक में 4-4 तो लैब होती थी, बाकी क्लासें होती थी। उसके अलावा मैं हॉस्टल में था सर। वहाँ की खास बात है कि हॉस्टल में बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। हॉस्टल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि वहाँ पे वही है कि मिनी इंडिया बोल सकते हैं हॉस्टल को। हर स्टेट से, हाँ, हर स्ट्रीम के लोग हैं। तो वहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती थी, तो वहाँ पे हम ऑर्गेनाइज़ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करना, स्पोर्ट्स देखना, कल्चरल एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें हमने सीखी कॉलेज। तो ऐसे करते-करते 3 साल निकल गए। फिर उसके बाद मास्टर्स किया, तो मैंने मास्टर्स का एंट्रेंस दिया, तो उसमें मेरी अच्छी रैंक होने की वजह से ऑल इंडिया रैंक मेरी एससी कैटेगरी में 11वीं रैंक थी फिजिक्स में। तो मेरे को उसमें भी मास्टर्स वाला जो टॉप हॉस्टल होता है वो मिला। मानसरोवर छात्रावास था, जिसमें मैंने मास्टर्स की थी। कौन सी जगह? दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है दिल्ली सर। में, डीयू में। हाँ, डीयू में ही। तो उस हॉस्टल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि उसकी खासियत थी, वो हमारे लिए एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन बन गई कि सिविल सर्वेंट सबसे ज़्यादा पहले तो कॉलेज में थे तो रामजस कॉलेज से निकले हुए थे। फिर उस हॉस्टल में ये थी कि बताते हैं भैया मोटिवेशन के लिए, यहाँ से मतलब पहले बस भर के जाती थी लबासना, यहीं से जाती यहीं थी। से जाती थी। तो एक मोटिवेशन था अलग हाँ। ही कि यार अपन को कुछ ऐसा करना है। हाँ। तो और जो बचपन का जो सपना देखा था कहीं न कहीं उसको डायरेक्शन ऑटोमेटिक मिल रही थी। मिल रही थी। वो कहते हैं ना भाई अपन किसी चीज़ को चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हाँ। हैं, तो कायनात का ज़र्रा-ज़र्रा मिलाने की कोशिश मिलाने की करता है। कोशिश करता तो कहीं न कहीं माहौल ऐसा मिलता गया मुझे कि मैं अपनी मेहनत करता गया। और साथ में मेरे को जो मेरे सीनियर्स थे, दोस्त थे मेरे मास्टर्स वाले, कॉलेज वाले, उनका इतना सहयोग मिला कि हमेशा मोटिवेशन करते रहते थे। और साथ में मेरे को लीडरशिप करने का मौका हर जगह मिलता था, जैसे ग्रुप्स वगैरह बनते थे, प्रैक्टिकल में प्रेजेंटेशन वगैरह देना। तो ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप होती गई। जब कॉलेज पूरी करी तो कोविड आ गया था, लास्ट ईयर घर से हुआ था। तो उसके बाद वैकेंसी जैसे ही आई थी तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था सर। तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था। ओके। और अब आप अपनी स्ट्रेटेजी को बताएं, है ना, क्योंकि स्ट्रेटेजी एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से, या अगर स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट है ना, वैसे परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आपकी अच्छी है ना स्ट्रेटेजी, तो आप किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हो। बिल्कुल सर। सो आप अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करें कि
पहला प्रयास, यंगेस्ट हाँ एज और सिलेक्शन। जी सो लोग या आई मीन स्टूडेंट्स अगर जो भी ऐसा करना चाहते हैं वो हाँ सब जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी स्ट्रेटेजी जी स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आप उधर देख के जी बताइए सर। ये। सर जैसा कि मैं स्ट्रेटेजी की बात करूँ, आप कह रहे हैं भाई अपन कोई भी काम करते हैं तो उसमें स्ट्रेटेजी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। चाहे काम कितना ही बड़ा हो, अगर अपने पास प्लान होता है तो हम उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सिविल सेवा में जाने का अपना ड्रीम सोचा था, तो मैंने कॉलेज के साथ अपनी बेसिक पढ़ाई शुरू कर दी थी। फिर जब वैकेंसी आई, तो जब कोई भी एग्ज़ाम आती है तो हमें उस एग्ज़ाम के नेचर को समझते हुए स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो मैंने आरएस का नोटिफिकेशन आते ही आरएस के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के कैसे होते हैं, मेंस के कैसे होते हैं और इंटरव्यू में क्या होता है, उन चीज़ों का डिटेल्ड एनालिसिस किया, फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। तो मेरे सामने जो सबसे बड़ा पड़ाव था, प्रारंभिक परीक्षा पास करना था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेरे पास लगभग 1.5 महीना बच रहा था जब मेरे एग्ज़ाम पूरे हुए थे उसके बाद। तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि अपने को जो कट ऑफ लास्ट 2018 की इतनी गई है तो उससे कुछ मार्क्स अपने ज़्यादा आए। उसके अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस को सेक्शन वाइज बांट लिया कि अपना कौन से स्ट्रॉन्ग है। करंट अफेयर्स एक तरफ, मैथ रीजनिंग एक तरफ और जीके, जिसमें इंडियन जीके और राजस्थान जीके एक तरफ कर लिए। उसके बाद मैंने उनसे संबंधित जो स्टडी मटेरियल अपने को अरेंज करना था वो मैंने अरेंज किया। स्टडी मटेरियल अरेंज करने के बाद आजकल का जो ऑनलाइन का ज़माना है उसमें हमें हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं कि हमें कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो हम यूट्यूब से आसानी से सीख सकते हैं। अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो अपन वहाँ से देख सकते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई जो मैं पढ़ता गया। फिर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अपन क्या पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन अपन कैसा पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है। और ये चीज़ हमें जब तक हम उस चीज़ की मॉक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट लगाए घर बैठे, क्योंकि ऑनलाइन में आपको काफ़ी सारे पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मेरा प्री क्लियर हुआ, मैंने मेंस की स्ट्रेटेजी अलग अपनाई, क्योंकि मेंस का नेचर प्री के नेचर से बिल्कुल अलग है। मेंस के नेचर की बात करते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम है। इसके तहत इसमें जो भी सब्जेक्ट्स है, लगभग 17-18 सब्जेक्ट होते हैं आरएस मेंस में। कई सब्जेक्ट नए होते हैं जो हम पहले पढ़े नहीं थे, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें हैं। इनके बारे में सुना ज़रूर होता है लेकिन पढ़े हुए नहीं थे। तो जब यहाँ आए तो हमने इनसे संबंधित जो भी कमियाँ थी, किसी भी कोचिंग के नोट्स से, टेस्ट सीरीज़ से आदि से हमने इनको दूर किया। और इसके साथ-साथ जो टेस्ट सीरीज़ होती है सब्जेक्ट वाइज़, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें कि किस सेक्शन में हमारी कहाँ पर वीक पॉइंट है। उस वीक पॉइंट को हमने दूर किया और जितनी रिटन प्रैक्टिस हो सकती थी, क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़ मत भई सुजान। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही अपना लक्ष्य आसान होगा। तो हमने जितना हो सकता था, जितना टाइम मिला उसमें हमने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी और अपने टेस्ट भी लिखे और प्रैक्टिस इतनी अच्छे से कर ली थी कि लास्ट तक ये हो गया था कि अब चाहे एग्ज़ाम कभी भी हो जाए हम उसको देने के लिए भरोसा है ना, जैसा कि आपने बोला कि हाँ, हम मान चुके थे कि अब हमारा हो हो गया है। पेपर देना बाकी है। पेपर तो देना ये एक कौन सी चीज से आता है, ऐसे क्या हाँ, कौन सी चीज है? इस चीज़ का सबसे बड़ा है कि जैसे अपन टेस्ट सीरीज़ शुरू करते हैं, प्रैक्टिस शुरू हाँ, करते हैं, अब चाहे वो कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ हो, ये मैटर नहीं करता है कि फला चीज़ अच्छी है, फला चीज़ों को हमें अच्छा बनाना पड़ता बनाना है। पड़ता है। जब हमारे सामने ये है कि ये सिलेबस है, ये पेपर है, ऐसा होगा, इससे बाहर कुछ नहीं जानना, हाँ, तो करने वाले अपन हैं, अपने अलावा कोई दूसरा आ नहीं सकता। तो जब मैंने सोचा कि अपना मान लो राजस्थान हिस्ट्री का पेपर है और अपना सिलेबस ये है, मैंने पढ़ा, भाई इससे ये संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं। और जब मैंने एनालिसिस कर लिया था चीज़ों का, भाई अपन एनालिसिस कर ले कि ये ऐसे-ऐसे पूछता है, हाँ, हाँ, फिर वैसे ही पूछेगा, 19-20 हो सकता है, अपडेट तो होगा क्योंकि हाँ, टाइम बढ़ रहा है तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा वो है, तो है। उसके लिए हमने खुद तैयार होना है। जब टेस्ट लिखते थे, तो उसमें अपन देखते थे कि कहाँ कमज़ोरी है, क्योंकि परफेक्ट जैसा आपने कहा था कोई नहीं होता, कमी हर वे में होती है। लेकिन हम उन कमियों को कितना सुधार पाते हैं, वही अपनी सफलता निर्धारित कर देगा। तो टेस्ट सीरीज़ भी जब देते हैं, तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि टेस्ट रूम पे देते हैं, एग्ज़ाम हॉल में नहीं देते। ये ये वीक भी एक बहुत बड़ा लोग सोचते हैं कि मेरा टाइम खराब होगा कोचिंग में जाके दूँगा। जबकि मैं ये कहता हूँ कि अगर हम हॉल में बैठ के टेस्ट लिखते हैं, तो जो एग्ज़ाम हॉल का माहौल होता है, वैसा ही माहौल मिलता है। वहाँ पे। और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये कि रूम पे कोई स्ट्रेस नहीं होता, आप कितना भी लिख अपने लो, कंफर्ट जोन में। कंफर्ट ज़ोन में, जब तक कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। ओके। तो ये सबसे मैट और उसका एनालिसिस ज़रूर करो। आपके 100 में से 100 नंबर आ गए, तो भी एनालिसिस करो कि 100 कैसे आ गए। हाँ। ज़रूर थोड़ी अपने को सब कुछ आता है, उस 100 की वजह से ये नहीं कह सकते कि अपने को सब कुछ आता है। अगर एनालिसिस कई बार होता है कि कुछ चीज़ गैस से सही हो जाती है, कुछ चीज़ अपनी रियल में अपने को याद थी, कुछ अपन ने अपना माइंड दौड़ा है कि ऐसे-ऐसे हो सकता है, और कुछ बिल्कुल गैस लगाया था लेकिन वो भी सही हो गया। तो जब ये चीज़ें अपन करते हैं तो एनालिसिस इतना अच्छा हो जाता है कि हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आएँगे। तो जब जितने टेस्ट लिखे तो लास्ट तक ये सिचुएशन हमारी भी आ गई थी कि हम साथ वाले ग्रुप में बैठ के जब पढ़ते थे तो हम ये प्रेडिक्ट कर देते थे कि इसमें ये पूछा जाएगा, ऐसा
और लगभग लगभग वैसा ही होता है, 19-20 तो खैर अपन ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है। ये चीज़ साक्षात्कार में थी, उसमें मेन गेम था बोलने का, कॉन्फिडेंस कैसा है आपका, चीज़ों को हैंडल कैसे करते हो। साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती है तो भी आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये मैटर करता है। सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, वो देखते हैं कि आप कितने ईमानदार हो, आपके जो जॉब होगी उसके लिए आपकी ईमानदारी कैसी है, डेडिकेशन कैसा है, आप उसको डिजर्व करते हो कि नहीं। आप कई बार क्या होता है, गोलमाल करते हैं लोग चीज़ों को, तो वो समझ जाते हैं अपने से, बहुत अनुभवी लोग होते हैं, अपने जैसे पता नहीं कितने हो गए, इतने तो अपनी एज नहीं जितना उनका एक्सपीरियंस है। ओके सर, सो मेरे वीडियो में एक कमेंट आया था, है ना, कि लाइक वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें सेल्फ स्टडी से करना है ना। तो आप रिसोर्सेज के बारे में बता दीजिए ताकि वो सेल्फ स्टडी से उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके। जैसा कि सर हम बात करें कि जो 3 चीज़ें हैं कि हम कैसे कर सकते हैं मिनिमम और इन जो भी है मतलब न्यूनतम मिनिमम सोर्सेज में, तो कोई भी हम नोट्स का सेट लेके हम उसको आसानी से पढ़ के और उसका जो भी अपने को लगता है कि ये चीज़ें प्रॉब्लम्स कर रही है उसका सॉल्यूशन करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट हम घर पे खुद लिख सकते हैं, मॉडल आंसर्स अवेलेबल होते हैं, उन आंसर से हम मैच कर सकते हैं। साथ में अपन एक ग्रुप बना सकते हैं दोस्तों का, उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपस में हम चेक कर सकते हैं। और जब अपना सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें सर एक सबसे जो बेटर स्कीम है, राजस्थान सरकार की स्कीम है, वे जो इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अनुप्रति कोचिंग योजना है। अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा में चयन होता है या आपकी जो मार्क्स है वो अच्छे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो उससे अपने को इकोनॉमिकली हेल्प मिल जाती है। तो इन चीज़ों के माध्यम से हम खुद की तैयारी कर सकते हैं, और जब हम एक स्टेप पास करते हैं तो हर जगह पर अपने को सहायता अवेलेबल है कि प्रत्येक कोचिंग में जाएंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि आप उनको सिलेक्शन दोगे तो कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट सुधरेगा। तो एक बार एक एग्ज़ाम स्टेज क्लियर होने के बाद हम आगे जाते हैं तो हमारी हेल्प करने के लिए हर कोई आगे आएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाधा नहीं बनती सिलेक्शन में। सर आप यंगेस्ट एज में राजस्थान के सिविल सर्वेंट यानी आरएस टॉपर बन चुके हैं ना, तो आपके अंदर कुछ क्वालिटी थी तभी तो आप बने। तो एक आरएस एस्पिरेंट के अंदर ऐसी कौन सी 3 क्वालिटी होनी चाहिए कि आरएस एस्पिरेंट बनना है, सॉरी आरएस टॉपर बनना है, तो उनके अंदर ये 3 क्वालिटी होनी ही चाहिए, आप वो उनके बारे में बताएं। सर अगर जैसे हम बात करें आरएस टॉपर बनने के लिए या आरएस बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो सर जो सबसे पहली क्वालिटी है उसमें है सर ईमानदारी। सर ये मेरा पर्सनल भी मानना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर हम खुद के प्रति ईमानदार है, किसी और के प्रति नहीं होना, खुद के प्रति अगर हम ईमानदार है और अपने को इवोल्यूट करते रहते हैं तो हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दूसरा है सर अपना डेडिकेशन। भाई आप जिस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कितना डेडिकेटेड हो, खुद को कितना समर्पित कर पाते हो। और तीसरा सर सबसे लास्ट में हार्ड वर्क। भाई जब हम अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होंगे और ईमानदार होंगे तो ऑटोमेटिक अपने अंदर वो मोटिवेशन आएगा कि हम जितना हार्ड वर्क अपने से हो सकता है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से हम इन 3 क्वालिटीज़ को फॉलो करेंगे तो हम सफलता हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे आरएस के सबसे यंगेस्ट सिविल सर्वेंट हैं, वैसे आपसे इंस्पायर होके कुछ लोग आए और वो भी यंगेस्ट स्टेज में बने। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो आई होप आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप भी आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।